हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नट अचीव में। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं पिट्रिम सोरोकिन। इनका जो टाइम पीरियड है 1889 1968। इनका हम जीवन परिचय देख लेते हैं जो इनके बारे में है कि 21 फरवरी 1917 को रूसी क्रांति में जब इन्होंने भाग लिया तो इनको वहाँ से जेल हो गई, इनको मृत्यु दंड की जो है सज़ा दी गई। वहाँ पर ये जब ये प्रोफेसर थे तो इनकी जो सज़ा थी उसको कम करके इनको निर्वासन दे दिया गया, वहाँ से देश निकाला दे दिया। तो फिर ये 1923 में अमेरिका में जाकर बस जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने अध्यापन का कार्य किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे 1930 में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया, प्रोफेसर के पद पे इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे अध्यक्ष भी बने इसके। मर्टन और पार्सन इनके क्या रहे हैं, शिष्य रहे हैं। मर्टन और पार्सन इनके पहले शिष्य रहे हैं, बाद में उन्होंने एक सहयोगी के रूप में भी कार्य किया है। पिट्रिम सोरोकिन के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, उनके बारे में मुख्य 3 तथ्य जो हैं वो निकल के आते हैं। वो 3 तथ्य की जिनके बारे में वो समाजशास्त्र में अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं। पहला तो वो ये तथ्य है कि वो समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसकी जो विषय वस्तु है उसको व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। एक स्टैटिक समाजशास्त्र की बात करते हैं जिसको आधुनिक टर्म में, मॉडर्न टर्म में हम समाजशास्त्र को संरचनात्मक समाजशास्त्र कहते हैं। पहला तथ्य ये निकल के आता है कि वो समाजशास्त्र को संरचनात्मक समाजशास्त्र कहते हैं। दूसरा तथ्य कि वो संस्कृति का विश्लेषण करते हैं। संस्कृति का विश्लेषण करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ में संस्कृति का विश्लेषण करते हैं। तीसरा है सांस्कृतिक गतिशीलता का अध्ययन करते हैं। व्यापक रूप से वो सांस्कृतिक गतिशीलता का अध्ययन करते हैं। पिट्रिम सोरोकिन जो इन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा दी है उसमें ये कहा कि जो आज भी जो समाजशास्त्रीय क्षेत्र है उसमें मनुष्य का कोई भी ऐसे अध्ययन जो मानवीय मूल्यों, मानकों और अर्थ के बिना नहीं किया जा सकता। कोई भी अध्ययन जो है वो मूल्यों के बिना नहीं हो सकता। और अगर हम मूल्यों को हटा दें तो मनुष्य का कोई भी अध्ययन जो है वो एक प्राणीशास्त्री या फिर भौतिक शास्त्रीय अध्ययन होगा। समाजशास्त्र की परिभाषा, समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है, पिट्रिम सोरोकिन के अनुसार है कि वह समाजशास्त्र वह समाज विज्ञान है जो व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं और अंतःक्रियाओं के माध्यम से संस्कृति का अध्ययन करता है। सोरोकिन संस्कृति को अधिसाव्य भी कहते हैं, सुपर ऑर्गेनिक कहते हैं। संस्कृति को वो सुपर ऑर्गेनिक कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जो अध्ययन होता है वो बिना उसमें से अगर हम मूल्यों को हटा दें तो कोई भी ऐसा अध्ययन नहीं है जो कि बिना मूल्यों के होता है। उसके अलावा वो क्या रह जाएगा, प्राणीशास्त्रीय या भौतिक शास्त्रीय। सोरोकिन को यहाँ पे उन्होंने संस्कृति को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा स्थान दिया है। दुर्खिम जो है, सोरोकिन संस्कृति को ऊंचा स्थान देते हैं। दुर्खिम समाज को पंच परमेश्वर मानते हैं, समाज को वो ऊंचा स्थान देते हैं। और इन्होंने इसको, सोरोकिन ने संस्कृति को क्या कहा है, अधिसाव्य भी कहा है। अंतःक्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जब हम किसी से बातचीत करते हैं, कुशलता जानते हैं उनकी, भला बुरा, जो हम अपने वैल्यूज़ एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका अर्थ कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है। तो समाज कुछ और ना होकर एक संस्कृतियों का ताना बाना ही होता है। जो समाज है वो उसमें और कुछ नहीं है, वो संस्कृति का ताना बाना है। मूल्य और मानक जो भी हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होते हैं, उसी को समाज कहते हैं। मूल्य जैसे नारियल है, फूल है, तो उनको हम पवित्र मानते हैं। पवित्र मान के जो पवित्र की विचारधारा है वो क्या है, मूल्य है हमारे। वही विचार क्या है, संस्कृति।
जैसे नारियल को पवित्र माना, वो विचार क्या है, जो पवित्र मानना वो विचार क्या है, संस्कृति। और भौतिक संस्कृति नारियल जैसे मिठाई, अन्न, जो फूल हैं वो भौतिक के रूप में है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती रहती है। ये जो संस्कृति है वो चलती रहती है कि नारियल जैसे पवित्र है, तो ऐसी ये जो विचार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, आगे ट्रांसफ़र होता रहता है। इसी संस्कृति की अवधारणा को हम विस्तार से अब विश्लेषण करेंगे। अंतःक्रियाएं, जो अंतःक्रियाएं हैं उनके समूहों का भी वर्गीकरण किया उन्होंने। जो अंतःक्रियाएं हैं उनको भी उन्होंने समूह में बांटा है कि इसमें भी अलग अलग अंतःक्रियाएं होती हैं, उनको समूह में बांटा है। और वो समूह हैं संगठित समूह, अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, असंगठित समूह, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, विघटित समूह, डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। उन्होंने जो अंतःक्रियाएं हैं वो क्या, उनका भी वर्गीकरण किया है। अंतःक्रियाओं को भी विभिन्न प्रकारों में बांटा है कि समूह भी, जो अंतःक्रियाएं वो भी समूहों में होती हैं, और संगठित समूह में होती हैं, असंगठित में, विघटित समूह में। सोरोकिन ने जिस तरह समाज की व्याख्या की है वैसे ही वे समूह की व्याख्या करते हैं। जैसे वो समाज की व्याख्या करते हैं वैसे ही समूह की व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि समूह में मूल्य होते हैं। जो ये जो समूह हैं इनमें क्या है, कुछ अपने मूल्य होते हैं, मानक होते हैं, और वो इन मूल्यों के आधार पर ही एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। मूल्यों से उनका तात्पर्य ये है कि विचारों से, कि वो उस विचार, उस संस्कृति से बंधे हुए हैं। जब हम कहीं जाते हैं तो अगर हम किसी अलग संस्कृति के दो व्यक्तियों को बातें करते देखते हैं, उनको एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो हमारी संस्कृति से थोड़ा सा अलग संस्कृति है। अगर हम स्टेट वाइज लें तो स्टेट की भी दिखती है। अगर अदर स्टेट का, दूसरी स्टेट का व्यक्ति है तो वो अगर आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक भाषा भी एक माध्यम है संस्कृति का, तो जब वो व्यवहार आपस में जो कर रहे हैं वो दिखता है, वो क्या है, संस्कृति है। तो वो आदान प्रदान हो रही है, तो उनमें जो मूल्य, उनके बीच में जो मूल्य हैं वो किससे दिख रहे हैं, उनके विचारों से। ये विचार या मूल्य समूह के उद्देश्यों से अलग नहीं होने चाहिए। जो विचार, जो समूह के जो विचार होते हैं वो उनके उद्देश्य से अलग नहीं होते। और सोरोकिन मानकबद्ध जो नॉर्म्स होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। मूल्यों के साथ वो मानकों का भी प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि समूह या समाज के लोग मानक को अपने व्यवहार का आधार मानते हैं। कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो अपने उन नॉर्म्स, मूल्यों के आधार पर व्यवहार करते हैं, अपनी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो ये सब जो समूह के जो सभी लोग होते हैं उनको, उनके लिए मूल्य और जो मानक हैं वो अनिवार्य होते हैं। कुछ ऐसे उन्होंने उदाहरण ये बताया है कि समाजशास्त्र की व्याख्या करने जाएं हम तो कुछ मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतःक्रियाएं जो हैं वो समाज और समूह में पाई जाती हैं। जो अंतःक्रियाएं होती हैं वो समाज और समूह में होती हैं। अंतःक्रियाएं दो या अधिक व्यक्तित्वों, पर्सनैलिटी के बीच में होती हैं। अंतःक्रियाओं का माध्यम क्या होता है, संस्कृति होती है। संस्कृत में मूल्य और मानक जरूर होते हैं, ये अनिवार्य होते हैं। जब वो सोरोकिन संस्कृति की बात करते हैं, समाजशास्त्र में संस्कृति के बारे में बताते हैं कि वो अंतःक्रिया के माध्यम से पता चलता है। तो क्या कि अंतःक्रिया समाज और समूह में होती है। अंतःक्रिया कम से कम दो पर्सनैलिटी ज़रूर होती हैं उसमें। अंतःक्रियाओं को जो माध्यम होता है वो क्या होता है, संस्कृति होती है, और उनमें मूल्य और मानक भी अवश्य होते हैं। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स में, जो कि 1937-41 में इसके 4 खंड हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी में सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया है। उन्होंने अपनी इस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन का उतार चढ़ाव का सिद्धांत दिया है। इसको स्वाभाविक परिवर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है, पेंडुलम भी कहा जाता है, स्पाइरल ध्रुवीकरण, जो कि सीमाओं का सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन का
सिद्धांत दिया है उसको पेंडुलम ध्रुवीकरण सीमाओं का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि एक तरफ ये भौतिकी है, दूसरी तरफ आध्यात्मिक। तो सोरोकिन कहते हैं कि ये पेंडुलम की तरह ना तो इससे आगे जा सकता है, इसके आगे सीमा तय होती है, इससे आगे जाता है, ना ही इससे आगे जाता है। अगर इधर जाएगा तो इससे आगे नहीं जाएगा, इधर जाएगा तो इससे आगे नहीं जाएगा। तो ये इसीलिए इसको ध्रुवीकरण का सिद्धांत कहा है। जो विचारधारा है वो अगर यहाँ तक भौतिक की चरम सीमा तक पहुँच जाएगी तो वो इससे आगे नहीं जाएगी, इसकी चरम सीमा तक पहुँच जाएगी तो इससे आगे नहीं। तो इसी कारण उन्होंने पेंडुलम का इस सिद्धांत दिया है परिवर्तन का। सोरोकिन ने आदि सांस्कृतिक व्यवस्था संस्कृति के 3 प्रकार बताए हैं। जो सुपर ऑर्गेनिक संस्कृति है उसके 3 प्रकार बताए हैं। इंद्रिय परक चेतनात्मक संस्कृति सेंसेट, जो कि भौतिक एवं इंद्रिय सुख प्रदान करती है। ये कौन सी संस्कृति है? जो कि भौतिक और इंद्रिय सुख होता है। इसमें वे भौतिक वस्तुएं होती हैं जो कि हमारी इंद्रियों को प्रसन्नता देती हैं, जो हमें अच्छा फील कराती हैं, और इन वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। ऐसी जो संस्कृति है, ऐसी संस्कृति में धर्म का महत्व क्या होता है? घटता जाता है। ऐसी संस्कृति में धर्म का महत्व नहीं होता। इस संस्कृति में कला की अपेक्षा विज्ञान का विकास होता है। इसमें विज्ञान का विकास होता है। जो इंद्रिय परक संस्कृति है इसमें विज्ञान का विकास होता है। कला और साहित्य में कल्पना की अपेक्षा वास्तविकता को अधिक महत्व दिया जाता है। जो हमारा जैसे मॉडर्न समाज है, जो हम चीज़ों का सुखमयी चीज़ों का यूज़ करते हैं, उसमें हम इंद्रियों का यूज़ करते हैं, तो वो उन सब की तरफ बढ़ता है। भौतिक सुख प्राप्त करवाता है, धर्म को महत्व कम देता है। सोरोकिन ने जो अमेरिका की संस्कृति है उसको इंद्रिय परक संस्कृति कहा है, और जो पश्चिमी संस्कृति है उसको भी इंद्रिय परक संस्कृति कहा है। और जिस संस्कृति में हमारी इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, हमें भौतिक सुख देती हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, ये सब क्या है? इंद्रिय परक संस्कृति, सेंसेट संस्कृति। विचारात्मक भावनात्मक संस्कृति है। इस संस्कृति में ये संस्कृति आदि व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है कि ये इंद्रिय परक संस्कृति से विपरीत है, इससे उल्टा है। उसमें भौतिक सुख है, और इस संस्कृति में क्या है? भावना प्रधान होती है। इसमें इंसान जो इंद्रिय परक संस्कृति है उसमें इंसान जो सुख भोग रहा है, जो वो उसकी आंखों को अच्छा लगता है, जो उसे करने में अच्छा लगता है, वो सब क्या है? इंद्रिय परक में। जिसमें भावना इन्वॉल्व होती है, विचार इन्वॉल्व होते हैं, आध्यात्मिकता होती है, वो क्या है? विचारात्मक भावात्मक संस्कृति, आइडेशनल संस्कृति। इसमें धार्मिक चिंतन पर बल दिया जाता है। इसमें लोगों का जो झुकाव है वो उच्च आदर्शों के प्रति होता है। इस संस्कृति का दबाव सत्य अहिंसा, सत्य बोलना, सत्य अहिंसा, सत्य अहिंसा, धर्म, आचार, पवित्र अंतर संबंधों की ओर दिखता है। मतलब इस तरह की भावनाओं, इस तरह के विचारों को अपनाने के लिए कहता है। इस संस्कृति में जो मध्यकालीन भारत, चीन, मध्यकालीन ईसाई समाज हैं वो इसके उदाहरण हैं। भारत भी अब धीरे धीरे इंद्रिय संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। आदर्शात्मक संस्कृति, इस संस्कृति में इन दोनों संस्कृतियों का मिश्रण है। इंद्रिय परक संस्कृति और भावनात्मक संस्कृति, इन दोनों संस्कृतियों का क्या है? मिश्रण है। ये इसमें बीच की अवस्था है। इसमें विज्ञान और धर्म की ना तो उपेक्षा की जाती है, ना तो उसको बिल्कुल पूरी तरह से नकारा जाता है, और ना ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये बीच की अवस्था है कि जिसमें दोनों को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इंद्रिय परक तथा भावनात्मक संस्कृति की जो व्यवस्था है इसमें 2 छोर हैं। एक तरफ इंद्रिय परक है, दूसरी तरफ भावनात्मक। ये बीच की है।
अगर विज्ञान और धर्म को माना जा रहा है तो ये मानेंगे, उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसमें इतना ज़्यादा जोर भी नहीं देंगे कि वो इस जो आध्यात्मिक व्यवस्था है उसको ज़्यादा माने या इंद्रिय परक को ज़्यादा माने। ये दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस का काम करता है। ये आदर्शात्मक संस्कृति है, इसकी दोनों तरफ क्या है, एक इंद्रिय परक संस्कृति है, दूसरी तरफ विचारात्मक संस्कृति है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति व्यवस्था है वही क्या है, आदर्शात्मक संस्कृति है। जब चेतनात्मक संस्कृति अपने चरम पर पहुंच जाती है तो वह पुनः भावनात्मक संस्कृति की ओर लौट आती है। जो इंद्रिय परक संस्कृति है, जो इंद्रिय परक संस्कृति है वो कॉन्शियसली होती है, चेतना से होती है। जब वो चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो वो धीरे धीरे भावनात्मक, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा सुख भोग लेता है, अगर उसका मोह मुड़ जाता है तो वो धीरे धीरे किस संस्कृति की तरफ आता है, भावनात्मक संस्कृति। जैसे जो इस्कॉन मंदिर है, वहाँ पे लोग जो परम सुख की अगर प्राप्ति कर लिए, धीरे धीरे उस जो हरे राम हरे राधे राधे कृष्णा कहते हैं, तो वो एक भावनात्मक संस्कृति की तरफ भी मुड़ रहे हैं। तो जब ये चेतनात्मक संस्कृति अपने चरम पर होती है फिर वो धीरे धीरे पुनः उसी संस्कृति में जो भावनात्मक संस्कृति है उसकी ओर मुड़ने लगती है। आदि व्यवस्था संस्कृति पर बल देने के कारण सोरोकिन को संस्कृति का निर्धारणवादी, उन्होंने संस्कृति पे बल दिया है, इसी कारण उनको संस्कृति का निर्धारणवादी कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के कारण संस्कृति में ही शामिल होते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन का कारण बनता है वो किस में होते हैं, संस्कृति में होते हैं। इसलिए इसे सामाजिक परिवर्तन का अंतर्भूत सिद्धांत कहते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन का एक अंतर्भूत सिद्धांत है। संस्कृति में अनेक सांस्कृतिक तत्वों में भाषा, बोलियां, धर्म, कला, आचार, विज्ञान को शामिल किया है। जो संस्कृति है उसमें जो सांस्कृतिक तत्व हैं उसमें भाषा है, बोलियां हैं, जो हमारे वैल्यूज़ होते हैं, आचार होते हैं, विज्ञान को शामिल किया है। इन सांस्कृतिक इकाइयों से मिलकर अधिसाभ्य व्यवस्था, सुपर सिस्टम, सुपर ऑर्गेनिक संस्कृति बनती है। इस अधिसाभ्य व्यवस्था में कई उप व्यवस्था होती हैं। भारत को एक अधि व्यवस्था माने तो यहाँ कई उप व्यवस्था होंगी। संस्कृति को ही अधिसाभ्य व्यवस्था कहा गया है। सामाजिक गतिशीलता एवं स्तरीकरण। पितरिम सोरोकिन ने ऐतिहासिक एवं परिमाणात्मक तथ्यों के आधार पर सोशल मोबिलिटी 1927 में सामाजिक गतिशीलता को रखा। किसी समाज की सामाजिक स्तरीकरण की जो व्यवस्था है उसमें व्यक्ति, समूह, पद, परिस्थिति के बीच में जो होने वाला परिवर्तन है उसी को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक जो व्यक्ति का पद है, जो स्टेटस है, उसमें जब परिवर्तन आ जाए तो उसी को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। सामाजिक गतिशीलता दो प्रकार की बताई है। समरेखीय हॉरिजॉन्टल गतिशीलता, जो कि एक समूह से दूसरे समूह में जब परिवर्तन होता है। किसी व्यक्ति की जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो बदलती है, भूमिकाएं, लेकिन जो सामाजिक स्तर है वो वही रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति क्लर्क है, एक जगह पे वो क्लर्क है जिस ऑफिस में, तो उसकी अलग जगह पे ट्रांसफ़र होती है, वो वहाँ पर जाकर भी क्लर्क ही रहता है। तो उसका जो सामाजिक स्तर है वो नहीं बदलता, लेकिन उसका अब जो यहाँ से उसकी परिस्थिति जो है वो बदल गई। पहले वो इस जगह पे था, अब वो दूसरे डिपार्टमेंट में चला गया, रहा वो क्लर्क ही, उसका जो स्टेटस है, जो सामाजिक स्तर है वो वही रहता है। क्षितिज गतिशीलता कहलाती है। जैसे अगर कोई कृषक मजदूर है जो कृषि का काम करता है, मजदूरी करता है कृषक में, तो वो अब यहाँ से इसको छोड़ के औद्योगिक मजदूर बन गया, किसी कंपनी में मजदूरी करने चला गया, तो वो उसका जो सामाजिक स्तर है वो वही रहेगा। जैसे प्रजातीय, आयु समूह, लैंगिक व्यवसाय, क्षेत्रीय, राज्य समूह द्वारा ये क्षितिज गतिशीलता होती है।
ये जो व्यक्ति, उसका सामाजिक स्तर वही रहता है लेकिन उसका जो पद है वो बदल जाता है, लेकिन उसका स्तर वही रहता है, वो क्या है? हॉरिजेंटल, क्षैतिज गतिशीलता। वर्टिकल गतिशीलता जब परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन होता है। व्यक्ति की जो पद है वो उससे अपवर्ड चला जाता है या डाउनवर्ड में आ जाता है, उसकी भूमिका में भी परिवर्तन हो गया, तो वो उसके साथ साथ क्या है, सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी उसका परिवर्तन आ जाता है। उसको लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसमें व्यक्ति का सामाजिक स्तरीकरण व्यवस्था में एक स्तर से दूसरे स्तर में वो परिवर्तित हो जाता है। जो व्यक्ति, जैसे मान लो वो क्लर्क था, अब उसका प्रमोशन हो गया, वो उससे ऊपर की उसको पोस्ट मिल गई है, तो वो अपवर्ड में आ गया, उसकी तरक्की हो गई है। क्लर्क, अगर जो पीएन है, पीएन क्लर्क बन गया, ऐसे उसकी आगे आगे प्रमोशन हो रही है, तो वो क्या आ गया? अपवर्ड में आ गया। लंबवत सामाजिक गतिशीलता है जब उसका जो पद है और उसका जो स्तर है वो दोनों ही बदल गया। पहले उसकी भूमिका जो थी, अब वो भूमिका नहीं, अब उसकी भूमिका भी बदल गई है, उसका सामाजिक स्तर बदल जाता है। अधोमुखी होता है डाउनवर्ड, डिसेंडिंग। इसमें जब व्यक्ति ऊंची पोस्ट पे है, कोई अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन उसको घाटा होता है, मतलब मंदी की तरफ जाता है, तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसमें डाउनवर्ड सामाजिक गतिशीलता होती है। इसी जो गतिशीलता है, सामाजिक गतिशीलता, उसको उन्होंने और दो भागों में बांटा है सोरोकिन ने, अंतरपीढ़ी गतिशीलता और अंतरपीढ़ी गतिशीलता, इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल मोबिलिटी। सोरोकिन ने जो लंबवत सामाजिक गतिशीलता है उसको दो भागों में बांटा है, एक अंतर गतिशीलता में, दूसरा अंतरपीढ़ी में, अंतरपीढ़ी गतिशीलता में और अंतरपीढ़ी में। अंतरपीढ़ी है इंट्रा जनरेशनल, कि एक व्यक्ति अपने ही जीवन काल में वो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस दूसरे वर्ग को पा लेता है। कोई मध्यम वर्ग का, कोई गरीब वर्ग का व्यक्ति है, वो इतनी मेहनत करता है कि वो अपनी मेहनत के द्वारा या फिर अपने लक के द्वारा वो मध्यम वर्ग में आ जाता है। तो ये जो उसी व्यक्ति ने, ये जो सफलता उसने उसकी लाइफ में जो परिवर्तन आया, वो उसी व्यक्ति के ही काल में आया, उसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, उसको इंट्रा जनरेशनल परिवर्तन कहते हैं। और इंटर होता है कि जो दो अलग अलग पीढ़ियाँ, जैसे पिता पहले क्लर्क था, अब बेटा प्रोफेसर बन गया, तो ये जो परिवर्तन है ये दो पीढ़ियों के मध्य में है। जो इंटर जनरेशनल परिवर्तन है वो दोनों पीढ़ियों के मध्य में दिखता है। पहले वो उनका स्टेटस निम्न था, अब उच्च हो गया है, तो ये जो अंतर है ये क्या है? अंतरपीढ़ी गतिशीलता। सोरोकिन के कुछ कार्य हैं, उनको हम देखेंगे। क्राइम एंड पनिशमेंट 1914, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी 1919, द सोशोलॉजी ऑफ रेवोल्यूशन 1925, सोशल मोबिलिटी 1927, कंटेम्पररी सोशोलॉजिकल थ्योरीज 1928 में लिखी है। प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशोलॉजी विद जिमरमैन 1929 में, रूरल सोशोलॉजी 1930, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, ये 4 वॉल्यूम है इसके, फैक्ट्स एंड फॉइबल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजी 1956 में, अ लॉन्ग जर्नी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पिटरिम सोरोकिन 1963 में लिखी है। सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ टुडे 1966 में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।